सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें शशि कुशवाहा जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को शशि कुशवाहा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रामपुर का एक गांव। दोपहर के 3 बजे रिया घर के बाहर बने बरामदे में धूप में गुमसुम सी बैठी थी। सामने से उसकी मौसी माँ किसी समारोह से वापस आ रही थी। रिया को ऐसे बाहर बैठे देखते ही बोली, का बहुरिया ऐसा यहाँ काहे बैठी है? सब रास्ते में आते जाते देखते हैं, तबीयत खराब है क्या? नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही बैठे हैं। कुछ उलझन सी हो रही थी सुबह से और ठंड भी लग रही थी, तो यहाँ धूप में बैठ गई। अंदर जाकर बैठो, यहाँ अच्छा नहीं लगता। सब आस पड़ोस वाले देख रहे हैं। ऐसे बहू को घर के बाहर बैठना अच्छा नहीं लगता। आखिर रूढ़िवादी परंपरा से जुड़ा हुआ परिवार था। बहू को पर्दे में ही रखना अपनी शान समझते थे। बाहर सोच को महिला बाहर जाए वो ठीक है, लेकिन सर से पल्लू नहीं उतरना चाहिए। रिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी। बचपन से शहर में रही रिया की शादी गांव में हो गई थी, लेकिन वो अच्छे से सब कुछ संभाल रही थी। कभी कोई भी शिकायत नहीं करता था। सासू माँ के कहने पर वो अंदर जाकर अपने रूम में चली गई। शाम के 5 बजे रिया ने सोचा कि शाम के खाने की तैयारी करके रख दें। अभी थोड़ी देर में जय आते होंगे, तो थोड़ी देर उनसे बैठकर बात कर लूंगी, तो शायद कुछ अच्छा महसूस होगा। रिया ने दाल चावल साफ करके और सब्जी काट कर रख दी और जय का इंतजार करने लगी। 6 बजे। क्या हुआ रिया, इतना उतरा हुआ चेहरा क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? जय ने कमरे में कदम रखते हुए ही कहा, नहीं यार, पता नहीं, सुबह से बहुत उलझन हो रही है। मन कर रहा है कहीं भाग जाऊं सबको छोड़ छाड़ के। कुछ भी मन नहीं कर रहा है, ना किसी से बोलने का, ना किसी से बात करने का। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई टेंशन तो नहीं ले रही हो ना? मैं हूं ना तेरे साथ हरदम। फिर तुझे किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पता है, आप मुंह हाथ धो लो, मैं चाय बना के लाती हूँ। थोड़ी देर में रिया चाय बना के सासू माँ को दे आती है और अपने और जय के लिए कमरे में ही चाय निकालती है। अरे आज तुमने अपने लिए भी चाय ली? क्या बात है? हंसते हुए जय ने कहा, क्योंकि रिया चाय नहीं पीती थी, बस आज ऐसे ही तुम्हारे साथ मन किया चाय पीने का। दोनों लोग पास में ही बैठ गए। रिया कुछ बोल नहीं रही थी। जय ने उसे नमकीन दी, लेकिन रिया ने न जय की तरफ देखा और न ही कुछ बोला। जय ने फिर बोला, रिया रिया। रिया कुछ नहीं बोली। वो चाय का कप हाथ में लिए ही खड़ी हो गई। क्या हुआ रिया, बोलो क्या हुआ? तब तक रिया बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चाय उसके ऊपर ही गिर गई। जय ने तुरंत ही उसे उठाना चाहा, लेकिन यह क्या, उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के सारे लोग आ गए। उस कमरे का मंजर देखकर सबकी आंख खुली की खुली रह गई। सब डर से सहम गए। ये क्या हो गया अचानक से रिया को? रिया का शरीर काला पड़ गया था। उसके हाथ पैर ऐंठ रहे थे, आंख बड़ी बड़ी, जिसे देखकर कोई भी इंसान डर जाए। शरीर तो जैसे एकदम से सूखकर कांटा हो गया हो। दांत किटकिटा रहे थे। चेहरा देख के ऐसा लग रहा जैसे कि किसी को अकेला पकड़ के खा लेगी। किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुर्राने जैसी आवाज निकाल रही थी और बार बार सर खुजा रही थी और इधर उधर सबको दांत पीसते हुए घूरे जा रही थी। तब तक यह बात आस पड़ोस में फैल गई। ऐसी बात तो आग में घी का काम करती है। वैसे भी गांव के कुछ लोग बात का बतंगड़ बनाने की ही फिराक में रहते हैं। सबने कुछ ना कुछ
बोलना शुरू किया। इसे मिर्गी का दौड़ा पड़ा है लगता है। माँ बाप ने बताया नहीं, छुपाकर शादी कर दी। बेचारे जय की तो जिंदगी खराब हो गई। अरे कोई ऊपरी चक्कर होगा, मॉडर्न जमाने की बहू है, कोई ऊंच नीच हो गई होगी, भूत प्रेत का साया होगा। कल रात में टहलते हुए देखा था इसे, कैसे जिएगा ऐसी औरत के साथ। न जाने कितनी तरह की बातें होने लगी बगैर कुछ जाने। तब तक डॉक्टर भी आ गया और रिया को नींद का इंजेक्शन लगा दिया और वो सो गई। उसे उठा के बेड पर लिटा दिया गया। 8 बजे। अरे आपने मुझे उठाया नहीं, मैं इस समय कैसे सो गई? रिया ने पास में बैठे जैसे बोला। मुझे खाना बनाना था और इतनी देर हो गई, पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रिया कि क्या हुआ था? क्या जय, क्या हुआ था? मैं तो तुम्हारे साथ चाय पी रही थी और यह चाय मेरे कपड़ों पर कैसे गिर गई? कुछ हुआ था क्या यहाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम चाय पी रही थी, तुम्हारे सर में दर्द होने लगा तो मैंने बोला थोड़ा लेट जाओ और फिर तुम सो गई, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लो, इसलिए नहीं जगाया। अब कैसा है सर का दर्द? रिया को कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ, इसलिए जय ने भी कुछ भी बताना ठीक ना समझकर बात पलट दी। अच्छा बहुत देर हो गई है, अब मैं जल्दी से खाना बना लूं? नहीं रिया, तुम आराम करो, दादी आज खाना बना लेंगी। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मैंने कह दिया ना कि अभी तुम सीधा आराम करोगी तो बस आराम करोगी, जय ने थोड़ा डांटते हुए कहा। अच्छा बाबा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं बेड पर से नहीं उतरूंगी, करो मेरी खूब सेवा। हंसते हुए रिया बेड पर लेट गई। अगले दिन सुबह से ही जय ने रिया का व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखा। जय रिया के मासूम से चेहरे को देखकर सोचता है, ये क्या हो रहा है रिया के साथ? मैंने क्यों नहीं उसकी बातों पर भरोसा किया? शायद इसी वजह से उसकी यह हालत हुई है। तभी जय की माँ और सभी घर वाले जय के पास आए और यह सब होने का कारण पूछने लगे। जय उन सबको लेकर दूसरे कमरे में आ गया और रिया से 2 दिन हुई पहले बातों के बारे में सभी को बताने लगा। आप सब जानते हैं कि अभी 1 महीने पहले हम दोनों दिल्ली से घूम के लौटे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से इंदौर जाना पड़ा। 3 दिन पहले ही मैं लौटा। रिया का मुरझाया हुआ उदासी चेहरा देखकर मैंने पूछ लिया। उसने हंसते हुए बात टाल दी और बोली, आपके बिना मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? अब आप आ गए हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी। जाइए हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है, आज कितने दिनों बाद अपनी जान के हाथों का खाना खाऊंगा। बहुत मिस किया तुम्हें और तुम्हारे खाने को, हंसते हुए जय ने कहा। रात में 3 बजे अचानक से रिया चीखते हुए उठ जाती है। रिया का पूरा चेहरा पसीनों से भीगा हुआ था। उसकी आवाज सुनकर जय भी उठ जाता है। रिया क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं कुछ नहीं, शायद कोई सपना ही था। चलो सो जाते हैं, आप थके हुए भी हो। आप सो जाओ, मैं ठीक हूँ। अगले दिन सुबह, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है रिया? ठीक हूँ, बस थोड़ा फीवर और सर भारी हो रहा है। चलो उठो, ब्रश कर कर कुछ नाश्ता करो, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। तुम आ गए हो ना, मैं एकदम मस्त हो जाऊंगी। चेहरा देखा है अपना, कैसे छोड़कर गया था और क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं सुनना, आज हम डॉक्टर के पास जाएंगे बस। उठते हुए जय ने रिया से कहा। रिया जय का हाथ पकड़कर पासी बेड पर बिठा लेती है और उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। क्या हुआ रिया? रिया का हाथ अपने हाथों में लेकर जय बोलता है, जय मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो, क्या बात है?
जय मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई है जो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। पागल हो क्या? मुझे तुमसे कोई नहीं दूर कर सकता। ऐसी पागलों वाली बात क्यों सोचती हो? नहीं जय, कुछ दिनों से मेरे साथ इस घर में बहुत अजीब अजीब वारदात हो रही है। मुझे लग रहा है कोई मेरे साथ ही आसपास हरदम रहता है। कौन? आश्चर्यचकित होते हुए जय ने कहा। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन ऐसा लगता है मुझ पर जैसे पल पल कोई नजर रख रहा है। यह सब तुम्हारा वहम है रिया। इतना बड़ा घर है, अम्मी भी नहीं थी और मैं भी नहीं था, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता होगा। अब तो हम दोनों लोग आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो जय, कहते हुए रिया रोने लगी। अरे ये क्या बच्चों जैसी जरा सी बात और रोने लगी हो? अच्छा बताओ मुझे क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? जब से हम दिल्ली से लौटे हैं उसके बाद तुम इंदौर चले गए, तभी से मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। एक दिन आधी रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी चादर खींच रहा हो। मैंने आँख खोली, देखा कोई भी नहीं था। मैं फिर चादर ओढ़कर लेट गई। फिर ऐसे लगा किसी ने मेरे चादर खींची हो। मैंने चादर को ऊपर खींचना चाहा, लेकिन मेरे हाथ उठे ही नहीं। ऐसा लगा जैसे मेरे दोनों हाथों को किसी ने जोर से दबा रखा हो। मैं कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। आँख खोलना चाह रही थी, वो भी नहीं खुल रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मैंने मन ही मन जय श्री राम, जय हनुमान बोलना शुरू किया। तभी मेरी आँख खुली और मैं उठकर बैठ गई। वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा था। अगली रात फिर मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा दरवाजे के पास से कोई रोशनी आ रही थी। मैंने आवाज दी, वहाँ कौन है? लेकिन कोई नहीं बोला। मैं उठकर वहाँ गई, देखा कोई नहीं था। मैं वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ी, तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। इतनी रात में यह कौन? मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं पीछे मुड़ी, लेकिन कोई नहीं था। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई और भाग के सीधा अपने कमरे में आकर लेट गई। फिर एक रात मुझे किसी के पायल के छन छन और चूड़ियों की खनकने की आवाज आई। मैंने सोचा घर में तो कोई नहीं है, फिर यह आवाज कहां से आ रही है? ध्यान से सुनने पर लगा कि यह आवाज मेहमान वाले कमरे से आ रही थी। मैं वहां गई, देखा खुले लंबे बाल में एक औरत खड़ी थी। उसी के चूड़ियों से आवाज आ रही थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? वो कुछ नहीं बोली और अचानक से गायब हो गई। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। रोज मेरे साथ ऐसा ही होता है। कितने दिन हो गए हैं मैं सही से सो तक नहीं पाई। कहते कहते रिया रोने लगी। पिछले 2 दिन से मुझे बहुत ही भयानक डरावनी आवाज सुनाई देती है। चली जाओ यहाँ से, वो मेरा है, मैं उसे तुमसे लेकर रहूंगी। यह मेरा घर है, इस पर मेरा हक है। मुझे बहुत डर लग रहा है जय। मायूस सी होकर रिया जय से लिपटकर रोने लगी। तुम परेशान मत हो रिया, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। रिया के सर पर हाथ फिराते हुए जय कहता है। जय और रिया डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें यह सब घटना बताते हैं। डॉक्टर ने दवा दी और कहा रिया को खिला देना, सब ठीक हो जाएगा। नींद ना पूरी होना और ज्यादा सोचने की वजह से रिया के साथ ऐसा हो रहा है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डॉक्टर के यहाँ से दवा लेकर ही लौटे थे और शाम की दवा खाके आराम से रिया सो गई थी। अगले दिन जय ऑफिस भी चला गया और जब शाम तक लौटा तो यह घटना हुई। सभी सुनकर भौचुक रह गए। इतना सब कुछ अकेले रिया झेल रही थी और उसने कुछ किसी को बताया भी नहीं।
उसे पता था आप सब उसकी बातों पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया। यकीन तो मुझे भी कुछ नहीं था, लेकिन आज उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। जय को समझ नहीं आ रहा था कि कौन उसे इस तरह परेशान कर रहा है। अगले दिन सुबह लगभग 6 बजे अलार्म की आवाज से जय की आंख खुलती है। वो देखता है रिया उसके बगल में अपने खुले गीले बालों को उसके ऊपर झुलाकर बैठी थी और प्यार भरी नजरों से देख रही थी। रिया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? आगोश में ले लो कि मैं खो जाऊं। तबीयत थोड़ी नाजुक है, बहल जाऊं, शायरी में जवाब दिया। आज ऐसे रोमांटिक अंदाज में सुबह सुबह क्या बात है? किस पर बिजली गिराने का इरादा है? रिया ने कुछ नहीं बोला और अपने हाथों की अंगुलियों से जय के गले पर फिराने लगी। ये क्या कर रही हो रिया? जय को आज उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। रिया, जाओ नाश्ता बनाओ, मुझे भी रेडी होना है, आज थोड़ा जल्दी निकलना है। कहते हुए जय उठने लगा, लेकिन रिया ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। ना जाओ छोड़ के कि बेचैन हूँ मैं, बाहों में आने को कब से तरस रही हूँ मैं। बहुत ही धीमी सी रूहानी अंदाज में उसने जवाब दिया। जय अचंभित होकर उसे देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह रिया है या कोई और। रिया को शायरी नहीं आती थी और यह इस तरह शायरी से जवाब दे रही है। अचानक से उसका बदला हुआ व्यवहार उसे आश्चर्यचकित कर रहा था। तुरंत ही उसका हाथ छुड़ाकर वो बाथरूम में चला गया। जब वो बाहर आया तो देखा रिया रेडी होकर हाथ में नाश्ता लेकर उसका ही इंतजार कर रही थी। इतनी देर लगा दी, कब से नाश्ता लेकर बैठी हूँ। तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है रिया। अरे मुझे क्या हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा मेरे लिए पानी ले आओ जाकर रिया। जी हजूर, अभी लाती हूँ। रिया बाहर पानी लेने जाती है, तभी जय को डॉक्टर का फोन आता है। वो जय को बताता है कि रिया माँ बनने वाली है। कुछ औरत के स्वभाव में काफी बदलाव आ जाते हैं, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। तभी जय डॉक्टर को आज हुई रिया की अजीब हरकत के बारे में बताता है। तब तक रिया कमरे में आ जाती है और जय उसे अपनी गोद में उठाकर खुशखबरी देता है। आज मैं बहुत खुश हूँ रिया, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं भी तो इस दिन का कितने सालों से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्या रिया, अभी हमारी शादी को 1 साल ही हुए हैं और तुम कितने सालों की बात कर रही हो? जय, हमारा तुम्हारा तो रिश्ता पिछले 5 सालों से है, भूल गए क्या? मैं तुम्हें याद नहीं हूँ क्या? जय आश्चर्यचकित होकर देख रहा था कि रिया को क्या हो गया है, ये क्या कह रही है। अब गुस्से में रिया चीख रही थी और घर के सब लोग वहाँ भाग के आ गए। मैं रिया नहीं हूँ, तुमने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया, इससे शादी कर ली और मुझे अकेले छोड़ के आ गए। मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था, तुमसे कुछ नहीं चाहा था और तुमने मुझे धोखा दिया। एक बार भी पलट के नहीं देखा कि मैं कैसी हूँ, मर रही हूँ या जी रही हूँ। मेरे साथ लोगों ने क्या क्या किया, तुमने तो बस मुझसे पल्ला झाड़ लिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। जय, तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। अब मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं, तुम और हमारा बच्चा तीनों हमेशा साथ रहेंगे। मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था और हमेशा करती रहूंगी। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। जय याद आया कि नहीं, खूब तेजी से चिल्लाती हुई बोल रही थी। सभी लोग बहुत डरे हुए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सामने होते हुए भी कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ जान, मुझे भूल गए क्या? सारी कसम वादे सब भुला दिए। कौन हो तुम? जय ने डरते हुए पूछा। डर क्यों रहे हो जान, मैं तुम्हारी आंचल हूँ, कुछ याद आया?
आंचल जय को जैसे सांप सूंघ गया हो, वो वही जमीन पर गिर पड़ा एकदम से। रिया पास में पहुंचकर उसे उठाती है। जय का शरीर कांप रहा था। क्या हुआ जय, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी आंचल हूँ। तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं, तुम अगर भूल गए तो मैं तुम्हें एक एक करके सब बात याद दिलाऊंगी। लगभग 5 साल पहले जय ट्रेनिंग के सिलसिले में 1 साल के लिए दिल्ली में रहा था। जय के मन में 5 साल पहले हुई सारी घटना एक एक करके उसके आंखों के सामने आने लगी थी। एक एक करके सारी याद ताजा हो रही थी। दिल्ली में रुचि खंड इलाके में 2 बहुत ही पक्की सहेली रहती थी, जिनका नाम अलका और अंजू था। बचपन की दोनों दोस्त थी। क्लास 10 उन्होंने साथ ही पास की। उसके बाद उन्हें 11वीं में प्रवेश लेना था, लेकिन पास में कोई स्कूल नहीं था। 6 किलोमीटर दूरी पर मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज में उन दोनों का नाम लिखा दिया गया। घर से दूर होने के कारण उनके घर वालों ने स्कूल से आने जाने के लिए एक रिक्शा लगा दिया। वो दोनों साथ साथ स्कूल जाने लगी। उस नए स्कूल में गए 2 दिन ही हुए थे कि एक दिन शाम को अलका के घर के पीछे रहने वाले गुप्ता अंकल का बेटा आदि, जो कि अलका का भाई का दोस्त है, घर आया। यार तुम्हारी बहन अलका मॉडर्न स्कूल में जाती है क्या? हाँ आदि, क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने अपनी बहन आंचल का भी नाम वही लिखवाया है। सोचा वो भी अलका के साथ ही चली जाया करेगी, साथ हो जाएगा उसका भी। अलका से बोल देना उसे भी ले ले, रिक्शे का किराया आधा दे देंगे वो। आदि ने कहा हाँ क्यों नहीं, साथ भी हो जाएगा, तीनों लोग साथ साथ आ भी जाया करेंगे। और रिक्शे के किराए की कोई बात नहीं है, मैं जाकर अलका से कह दूंगा, साथ चली जाया करेगी। अगले दिन तीनों लोग साथ साथ जाने लगे। साथ जाना उठना बैठने लगे तो एक दूसरे को अच्छे जानने लगे और दोस्ती हो गई। आंचल गरीब परिवार की थी, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, भाई भी कुछ नहीं करता था, घर में ही पड़ा रहता था। उसके पापा पास के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, बस उनकी ही तनख्वाह से घर का खर्चा चलता था। आंचल गरीब भले ही थी, लेकिन बहुत दिलदार और हंसमुख स्वभाव की थी। तीनों की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों लोग उससे रिक्शे का किराया नहीं लेते थे, शायद उसे शर्म लगती होगी, इसलिए कभी कभी जब उसके पास पैसे होते थे तब सभी को चाट पापड़ी या कुछ न कुछ खिला देती थी। आंचल के घर के सामने एक काफी बड़ा घर था जो किराए से उठा था। जय भी वहीं पर अपनी माँ के साथ एक प्रतियोगिता की तैयारी के लिए रहने के लिए आया। उसकी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा था, तो आंचल की माँ से दोस्ती हो गई। उस परिवार से स्वभाव अच्छा होने के कारण आंचल के परिवार से काफी घुल मिल गए। आंचल की मम्मी भी उनके घर जाकर छोटा मोटा काम में मदद कर देती थी। उनके साथ साथ कभी कभी आंचल भी जाती थी, इसलिए जय को अच्छे से जानने लगी थी। अक्सर अंजू और आंचल अलका के घर पढ़ने जाती थी। एक दिन अलका और अंजू पढ़ रही थी, तभी आंचल आई। वो बहुत खुश लग रही थी। अरे आंचल, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही है? अंजू ने आंचल को छेड़ते हुए पूछा। मत पूछो कि आज मुझे क्या हुआ है, मेरे सपने ने पैर बन हवा को छुआ है। बड़ी शायरी आ रही है आज, बता तो क्या हुआ? अलका से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया, पगला गई है क्या आंचल? अब मुझे चाहो पागल कहो या कहो दीवानी, मुझे तो अब करनी है आसमान की रवानी। आंचल पूरे रोमांटिक अंदाज में भी थी। बड़ा शायराना अंदाज आ रहा है, क्या हुआ मैडम जी? अंजू ने फिर चिढ़ते हुए पूछा। मुझे प्यार हो गया है दोस्तों। अंजू और अलका का मुंह खुला का खुला रह गया। किससे, कैसे और कब?
दोनों एक साथ बोली, अरे सबर करो, इतने सवाल एक साथ बताती हूँ। वो मेरे घर के सामने किराए पर रहता है ना। आंचल ने अपने दोनों हाथों से आंख छुपा ली। कौन? जय नाम है उसका, शर्माते हुए जवाब दिया। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी। कब से शुरू हुआ है ये चक्कर? अरे यार, पता ही नहीं चला कब कैसे हो गया। मैं तो रक्षाबंधन पर वहाँ गई थी सबके लिए राखी लेकर, तो सबने बंधवा ली, लेकिन उसने नहीं। पूछने पर बोलता है हर किसी से राखी नहीं बंधवाई जाती। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जय ने मुझसे राखी नहीं बंधवाई क्योंकि उसके मन में कुछ और ही था। दूसरे दिन मैं बाजार से वापस आ रही थी। काफी अंधेरा हो चुका था। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, आंचल रुको जरा। मैंने पीछे पलटकर देखा तो जय आ रहा था। क्या है, मुझे ऐसे पीछे से क्यों टोका? तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है, बोलो। आई लव यू आंचल। मैं हक्की बक्की होकर उसे देख ही रही थी कि ये क्या कह रहा है। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तो अब सोच लो आंचल। आंचल, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा भोलापन सब मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित करता है। तुम एक बार मेरे बारे में सोचना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। बहुत दिन से कहना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं की। आज बहुत मुश्किल से बोला है, प्लीज इनकार मत करना। एक सांस में ही जय सब कुछ कह गया। उस समय मैं वहाँ से चली गई, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। शायद मैं भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन मैं एक गरीब परिवार से थी और वो काफी पैसे वाला था। लेकिन उसने मुझे समझाया कि प्यार पैसा नहीं देखता, वो सिर्फ दिल देखता है कि वो कितना साफ और शुद्ध है। मैंने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे। यह सब सही नहीं है, इन सब से दूर रहो आंचल। अलका और अंजू ने उसे समझाने की कोशिश की। इसी बीच आंचल का भाई उसे बुलाने आ गया और वो इतना कह तुरंत ही चली गई। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एग्जाम आने वाले थे तो इस सब बातों से दूर होकर सब पढ़ाई में लग गए। एक दिन एग्जाम के बाद अंजू अलका के घर बैठी हुई थी। तभी आंचल आई। वो साथ में कुछ गिफ्ट दिखाने लगी। अरे वाह, कहाँ से शॉपिंग की? बहुत सुंदर सुंदर चीज खरीदी हो। नहीं यार, मैं कहीं नहीं गई शॉपिंग करने। फिर यह सब कहाँ से आया? उसी ने दिया है। किसने? बताया तो था ना, वही जय। अभी तक तुम उसके चक्कर में पड़ी हो। मुझे लगा सब सही हो गया होगा। तुम्हें समझाया था ना कि वो सही इंसान नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है। गुस्सा करते हुए अलका ने समझाया, तुमने कभी प्यार नहीं किया ना, इसलिए तुम नहीं समझोगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अपनी परिवार की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। वो तो किराए पर रहने आया है, पढ़ाई के लिए आया था। कल को वो चला जाएगा, फिर सोचो कि क्या होगा तेरा। मोहल्ले में भी बात फैल रही थी। माँ बाप के बारे में भी कुछ सोचा है तूने? कितनी बदनामी हो रही है। तुम दोनों तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम लोग भी मुझे नहीं समझ रही हो। हम तो ऐसा फंसे हैं कि बता भी नहीं सकते। ऐसे दिन भगवान किसी को ना दिखाए। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। वो एक दिन बात नहीं करे तो मुझे खाना पीना तक अच्छा नहीं लगता। आंचल, वो लड़का सही नहीं है। तुम्हें सामान दिया और तुमने बेशर्मी की तरह ले लिया। तुम गरीब हो इसलिए तुम्हारा फायदा उठा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यह सब अच्छा लगता है? लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम लोग कहते हो, कहना बहुत आसान है, लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन हो गया। उसकी हरकतों से पता ही नहीं चला कब कैसे सब हो गया। आंचल, अभी भी समय है, समझ जाओ।
वो अपने बाप के पैसे से ऐश करता रहता है और तुम्हारा फायदा उठा रहा है। दोनों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। एग्जाम में वो फेल हो गई थी तो उसके पापा ने पढ़ाई छुड़वा दी। फिर वो चली गई और काफी दिन नहीं आई और एग्जाम होने की वजह से हम लोगों का संपर्क नहीं हो पाया। लगभग 1 महीने बाद एक दिन आंचल का भाई घर आया और मुझे बोला, दी आपको मम्मी ने बुलाया है। अलका ने अपने भाई से इजाजत ली और अज्जू को साथ लेकर आंचल के घर गई। वहाँ उसकी मम्मी और बहन रो रही थी। आंचल एक किनारे बेड पर लेटी हुई थी। आंटी क्या हुआ, आप लोग रो क्यों रहे हो? इसी से पूछो, नाक कटवाती फिर रही है। कुछ भी बोलो, समझ ही नहीं आता इसे। आंचल की तरफ इशारा करते हुए रोते हुए उसकी माँ बोली, अच्छा आंटी आप चुप हो जाइए, रोइए मत, मैं बात करती हूँ। क्या हुआ आंचल, आंटी क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही मम्मी जरा सी बात पर परेशान हो जाती हैं। सच सच बता आंचल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंजू ने गुस्सा करते हुए कहा। तभी आंचल ने अपनी बाह में ओढ़ रखी चादर हटाई। उसे देखते ही जैसे दिमाग खराब हो गया। उसने अपनी पूरी बाह पर ब्लेड से जय का नाम कुरेद रखा था। ये क्या पागलपन की हो आंचल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब क्यों किया तूने? अलका ने डांटते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी जाने मन, ये प्यार है। जब तुम्हें कभी होगा तब पता चलेगा। प्यार का दूसरा नाम ही पागलपन है। अगर सोच समझ कर किया जाए तो प्यार कैसा? तुम अपनी सोच अपने पास रखो। बहुत गलत काम की हो तुम। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि वो तुमसे इतना ही प्यार करता है? वो भी मुझसे इतना ही प्यार करता है जितना मैं करती हूँ। अलका और अंजू ने आंचल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। आंचल कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। थक हार कर सब लोग निराश हो गए। तुम मुझसे प्यार करती हो और वो भी तुमसे, तो उससे बोलो शादी कर ले तुमसे, अलका ने कहा। वो शादी नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है। क्यों, प्यार करता है तो शादी क्यों नहीं कर सकता? क्या केवल समय बिताने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है? बिना शादी के इस प्यार के रिश्ते को क्या नाम देंगे? बिना शादी के समाज तुम दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। हम प्यार करते हैं, बस इतना ही पता है। समाज से हमें कोई लेना देना नहीं है। सभी ने बहुत समझाया लेकिन सब बेकार। अलका और अंजू भी घर चली गई। इस घटना की खबर पूरे मोहल्ले में आग में घी की तरह फैल गई। चारों तरह तरह की बातें होने लगी। जय की माँ भी जय को लेकर वापस घर चली गई। तुम तो मुझे छोड़ के जय चले गए और तुम्हें पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। रोते हुए आंचल ने कहा, जय अतीत से वर्तमान में आ चुका था, लेकिन आंचल तुम्हारी मौत कैसे हुई? जय ने कहा, तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद पता चला कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। घर वालों ने मुझे गर्भपात करने को जबरदस्ती की। मैंने मना किया तो भैया ने खूब मारा पीटा। पूरे मोहल्ले में परिवार की बदनामी होने लगी थी। जब मैं किसी भी तरह घर वालों की बात नहीं मानी तो मुझे जबरदस्ती पकड़कर अस्पताल ले गए। सब मुझे ही कोस रहे थे, लेकिन मैं कैसे अपने प्यार की निशानी को मार सकती थी? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म अवश्य दूंगी। यह सोचकर मैं घर से भाग गई। कुछ भी नहीं सोचा कि कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे अपने बच्चे की परवरिश करूंगी। बस इतना पता था कि मुझे अपने प्यार की निशानी को जीवित रखना है, लेकिन शायद उस भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सोचते सोचते कब मैं बीच सड़क पर आ गई पता ही नहीं चला। और उसी वक्त सामने से आ रहे ट्रक ने आंचल फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो आंचल, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने प्यार तो कर लिया लेकिन निभा ना सका। जय की भी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। कहीं न कहीं आंचल को जो भी हुआ उसका जिम्मेवार जय भी था। नहीं जय, तुम मत रो, मैं तुम्हें कभी रोते नहीं देख सकती।
जो हो गया भूल जाओ, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। मैंने रिया के शरीर में उस समय प्रवेश किया जब वो माँ बनने वाली थी और इसी वक्त का मुझे इंतजार था। आंचल, तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ उसका जिम्मेवार सिर्फ मैं हूँ। तुम जो चाहो सजा दो मुझे, लेकिन इसकी सजा रिया और हमारे बच्चे को नहीं दो, उसे छोड़ दो। अरे जय, तुम क्यों परेशान हो? रिया के शरीर में मैं हूँ और बच्चा भी हमारा ही होगा। धीरे धीरे रिया के शरीर को मैं पूरी तरह अपने कब्जे में कर लूंगी और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। प्लीज आंचल, रिया को छोड़ दो। मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है। अगर तुमने मुझसे सच्चे दिल से प्यार किया था तो उस प्यार का वास्ता रिया को छोड़ दो। मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। और मैं भी तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मेरी कोई चिंता नहीं। ठीक है, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था, शायद इस जन्म में मिलना नहीं लिखा था। जाओ जय, तुम्हें आजाद किया, जी लो अपनी जिंदगी, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आंचल ने कहा। रिया बेहोश होकर गिर गई। शायद आंचल की आत्मा जा चुकी थी। उसने भी प्यार किया, जिसमें प्यार का मतलब पाना नहीं, दूसरे को खुशी के लिए जीना होता है। एक आत्मा भी ये समझ गई और एक इंसान पाने के लिए एक दूसरे का खून तक बहाने से नहीं चूकते। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।